नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश कुमार और इस सेशन में आप सबका स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूं और सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का जो सेशन है और सभी को नमस्कार। और यहां पर रीट एग्जाम 2024 और साइकोलॉजी, तो यहां पर अपना उत्कर्ष का चल रहा है अभी शिक्षा महोत्सव, और शिक्षा महोत्सव में 13 से 21 अगस्त तक। और आपको बताया कि अब आपका ऑफर नजदीक आ रहा है, 21 तारीख आने वाली है। तो जिन साथियों ने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया, जिनकी तैयारी करना चाहते हैं, उत्कर्ष के साथ जुड़कर वो कोर्स क्या करें, परचेज कर लें। और आप सभी को यहाँ पर जो रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन का ऑफर भी है, इसमें एमसीक्यू अपना पार्ट कौन सा है, 23वां। आज अपनी जो क्लास है वो कौन सी है, 23वीं क्लास है। विगत प्रश्नों के यानी विगत वर्षों के प्रश्नों पर आधारित जो PYQ पिछली बार यानी जो आपके प्रीवियस ईयर जो पेपर है, जो आए हुए प्रश्न है, उन्हीं को लेकर अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहां पर देखा जाए कि प्रश्नों की बात करें, रीट फर्स्ट लेवल और कौन सा है, सेकंड लेवल। रीट फर्स्ट लेवल और कौन सा है, सेकंड लेवल। बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, बाल विकास और क्या है, शिक्षण विधियों की बात की जाती है। और कंप्लीट सिलेबस एमसीक्यू, कंप्लीट सिलेबस कौन सा है, एमसीक्यू की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। तो देखते हैं आज के सेशन में, और सभी साथी जुड़ चुके हैं और देखते हैं पहले विद्यार्थी इसमें कि मेरा सर्वेश्वर मेरा श्याम, बाबा श्याम का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आने वाला 2025 आपके लिए बहुत ही लकी रहे, ताकि राजकीय विद्यालय में आप अपनी सेवाएं दें। बाल विकास, व्यक्तित्व, व्यक्ति संकल्पना, बुद्धि, विविध अधिगमकर्ता, समायोजन, अधिगम, चिंतन, अभिप्रेरणा, शिक्षण अधिगम, आकलन, क्रियात्मक अनुसंधान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये जो सिलेबस आपका जो कंप्लीट है, और यहां पर पहला प्रश्न आज का आपका है कि क्रियात्मक अनुसंधान में, किसमें, क्रियात्मक अनुसंधान की बात करें और क्रियात्मक अनुसंधान है क्या। प्यारे साथियों, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर क्या है, आधारित है। समस्याओं के कारणों पर क्या है, आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकी सत्यापन किया जा सके। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता है। तो यहां पर देखा जाए किसके आधार पर देखा जाता है। सबसे पहले आपको यह ध्यान होना चाहिए, क्रियात्मक जो अनुसंधान है ये क्या होता है कि समूह में, किसकी बात हो रही है, समूह में कार्यरत, समूह में कार्यरत व्यक्तियों को समस्या उत्पन्न होने पर वैज्ञानिक विधि से तत्काल समाधान करना। अब यहां पर कह रहा है कि समूह की बात हो रही है और समूह में कार्यरत व्यक्तियों को समस्या उत्पन्न होने पर वैज्ञानिक विधि, कौन सी विधि है कि वैज्ञानिक विधि है, और वैज्ञानिक विधि और के आधार पर तत्काल समस्याओं क्या करना, समाधान करना। तो यहां पर कह रहा है क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। तो यहां पर जो आपको पता लग रहा है कि इसमें क्रियात्मक उपकल्पनाओं का, किसको, कि क्रियात्मक उपकल्पनाओं की बात की जाती है। और क्रियात्मक उपकल्पनाओं में आपने देखा होगा कि अपन किस प्रकार से देखें, तो यहां पर क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर क्या होता है, आधारित। जो समस्या होती है उस पर आधारित देखा जाता है। और आपको ध्यान में कि यहां पर विद्यालय के क्षेत्र में, किसमें, विद्यालय के क्षेत्र में सर्वप्रथम जो प्रयोग करता है स्टीफन एम कोरे, कौन करता है, स्टीफन एम कोरे के द्वारा प्रयोग किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान में देखा जाता है। अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक द्वारा प्रयोग किया जा सकने वाला सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। अब यहां पर कह रहा है कि मोटिवेशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मोटिवेशन की। आप अपने विद्यार्थियों को कैसे मोटिवेशन करते हो, उसके रूप में देखा जा रहा है
कि प्राथमिक विद्यालय का अर्थ होता है कक्षा 1 से 5। प्राथमिक विद्यालय आपका क्या आता है, 1 से 5 आता है। 1 से 5 के विद्यालय की बात कही जा रही है। कौन से विद्यालय, 1 से 5 के क्या है विद्यार्थी हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है। 1 से 5 तक इसकी बात हो रही है, 1 से 5 तक शिक्षक द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सर्वोत्तम तरीका, आपके द्वारा कौन सी तरीका प्रयोग है, सर्वोत्तम हमें तरीका चाहिए जिसके द्वारा आप बाल को क्या करोगे, मोटिवेट। अब सर्वोत्तम तरीका देखा जाए वो अच्छा तरीका तो कह रहा है कि संपूर्ण कक्षा के लिए दृढ़ लक्ष्य और मील के पत्थर निर्धारित करना। कौन से पत्थर, मील के पत्थर है वो क्या करना, निर्धारित करना। अब कक्षा के लिए बात की जाती है और क्या करना, मील के पत्थर, कौन से पत्थर है कि मील के पत्थर है उनको तैयार करना। ऐसा तो कभी देखा नहीं कि मील के पत्थर तैयार करना। फिर कह रहा है इसमें सर्वाधिक उपहार विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रशंसा करना, पुरस्कृत करना। आपको पता है कि अपन पुरस्कार कितने दिन दे सकते हैं, पुरस्कार लंबे समय चलने वाला मामला नहीं है। यदि प्रलोभन की बात करें, पुरस्कार की बात करें, ये लंबे समय तक नहीं चल सकता। और लंबे समय तक नहीं चल सकता तो क्या करें, इसमें बच्चों को अपने स्वयं के लक्ष्य निर्धारित करने और उनकी प्राप्ति के लिए कार्य करने में सहायता करना और विद्यार्थियों में अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। तो यहां पर ध्यान देना कि बच्चों को, किनकी बात हो रही है, स्टूडेंट की बात हो रही है कि बच्चों को, और बच्चों कह रहा है कि बच्चों को अपने स्वयं के लक्ष्य निर्धारित करने और उनकी प्राप्ति के लिए कार्य करने में क्या करना, सहायता करना। यह सबसे अच्छा विकल्प देखा जाता है। साथ ही साथ इसमें ध्यान देना कि बच्चों की बात की जाती है और बच्चों में देखा जाए तो आप सबको ध्यान होना चाहिए कि बच्चों की मोटिवेट करने की बात करें तो अन्य तरीके भी आपके ओर आते हैं। अन्य तरीकों में काम करें तो अपन कह सकते हैं कि उन बच्चों के रूप में बात करें कि प्रशंसा व निंदा करना, या देखा जाए आकांक्षा का स्तर जानना, कि बच्चे हैं उनकी आकांक्षा है और आकांक्षा स्तर भी जानना होता है। नेक्स्ट देखें, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता की बात की जाती है, आनुवांशिकता में होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी की बात की जाती है। तो इसमें आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। और कैसी मानते हैं, प्राथमिक है, गौण है, गत्यात्मक है या स्थिर है। गत्यात्मक अपन बोलते हैं, डायनेमिक बोलते हैं। प्राथमिक जो होता है वो आपके परिवार, गौण यानी समाज की बात करता है। तो आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। क्या संरचना मानता है, आनुवांशिकता का अर्थ होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण होते हैं, और लक्षण आपके क्या होते हैं, स्थानांतरित, क्या होते हैं, स्थानांतरण। और स्थानांतरण का जो वाहक होता है वो होता है जिन्स। अब यहां पर कहा जा रहा है कि सामाजिक संरचना माना था। कौन सा, कि सामाजिक संरचना की बात की जाती है तो उसके रूप में क्या देखा जाता है। तो यहां पर आपके जो कमेंट देखे जा रहे हैं, और इसमें प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा कि आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना का माना जाता है, स्थिर कारक माना जाता है। कौन सा कारक है, स्थिर कारक के रूप में इसको देखा जाता है। स्थिर के रूप में इसकी अपन क्या करते हैं, बात कही जाती है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन क्या है, राइट है, स्थिरता के रूप में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, इसमें पाठ्यक्रम विकास के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 द्वारा संतुति दिशा निर्देश सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। कौन सा एक नहीं है, नहीं पूछा है, वो आपको ध्यान में रखना। किसके संदर्भ में, पाठ्यक्रम एनसीएफ 2005 की बात हो रही है, और 2005 के पाठ्यक्रम में ढांचे में कौन सा नहीं है, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। अब आपको जो विद्यालय के अंतर्गत प्रदान करे वो तो ज्ञान ही है, लेकिन आपके देश विदेश में जो घटनाएं घटित हो रही है उनको भी आपको बताना, ऐसा भी क्या है, होना चाहिए। अब जैसे आज देश में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही है वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। साथ में आपका सिलेबस और बाहर घटनाएं जो घटित हो रही है वो आपको ध्यान में होनी जरूरी है। और आप तो एडवांस हो आजकल, मगर सब घटनाएं आपको ध्यान में रहती है। एक यह सुनिश्चित करना कि अध्ययन रटने के तरीके से दूर हो जाए। देखना है कि इसमें कि अपन को जो रटन प्रणाली है उसको क्या करना, दूर करना, बंद करना। जो पहले बालक रटकर सीखता था और रटने की प्रणाली को क्या करना है, दूर करना, कि रटन के तरीके से दूर हो रहा है। दूर का मतलब बालक धीरे धीरे रटन प्रणाली को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उसको दूर कर रहे हैं। ये आपको देखा जाता है। ये भी आपका विकल्प क्या है, सही दिशा निर्देश में देखा जाता है।
फिर इसमें कह रहा है कि पाठ्यक्रम को बालक के सर्वांगीण विकास के लिए समर्थ करना। कौन सा? सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास, ऐसा पाठ्यक्रम लाना जिसमें बालक का चहुमुखी विकास देखा जाता है। सर्वांगीण विकास उसमें देखा जाता है। सर्वांगीण विकास के रूप में कहें तो ये बिंदु आपका क्या है? सही है। परीक्षाओं को कक्षा जीवन में कम नयन और एकीकृत बना, कि कम जो है करना कक्षा जीवन की बात की जाती है, और ऐसा यदि आप करते हो तो ऐसा विकल्प आपके ढांचा में देखा जाता है, वो शामिल नहीं है। किसमें? एनसीएफ की बात करें, और यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 में ऐसा विकल्प शामिल नहीं है। जो आपके दिशा निर्देश सिद्धांत है वो आपके कितने दिए गए? 5 सिद्धांत बताएं। कितने हैं? 5 सिद्धांत वो देखे जाते हैं जिनमें ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है? नहीं है वो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा यहाँ पर विकल्प है जो सही देखा नहीं जाता है। और सही देखने की बात करें तो इसमें कह रहे हैं कि विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है। एक दूसरे क्या है? पर्यायवाची है। विकास एक सतत प्रक्रिया, कंटिन्यू, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। यदि आज अपन विकास के बारे में कहें तो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलने की बात कही जाती है। ये बात तो क्या कह रहा है? सही कह रहा है। फिर कह रहा है कि वृद्धि विकास का भाग है, वृद्धि विकास का ही भाग है। ये बात तो सही कह रहा है। विकास कार्य क्षमता, कार्यकुशलता, व्यवहार, आने वाले गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन को प्रकट करता है। अब यहां पर आपको लग रहा है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो डी विकल्प आपका सही है। वृद्धि विकास आपका एक भाग सही है। सतत है, निरंतर चलने वाली, जिसको अपन कहते हैं जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत विकास क्या? जीवन पर्यंत। और यहां पर देखा जाए कि विकास और वृद्धि एक दूसरे पर्यायवाची नहीं कहते हैं। पर्यायवाची नहीं कहते तो क्या कहते हैं? इसको पूरक कहते हैं। एक दूसरे के क्या है? पूरक है। क्या है? पूरक कहते हैं कि वृद्धि और विकास एक दूसरे क्या? पूरक है। और पूरक है तो पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? पर्यायवाची। तो पहला विकल्प आपका क्या? रोंग है, गलत है। क्योंकि यहां पर देखा जाता है कि जीवन पर्यंत है तो विकास के बारे में, किसके बारे में कहें? विकास के बारे में कहें तो विकास क्या है? व्यापक है, व्यापक है। संपूर्ण परिवर्तन, संपूर्ण क्या है? परिवर्तन। नापा तोला, नापा तोला नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, कि विकास को नापा तोला नहीं जा सकता। यहां पर ध्यान देना कि विकास की बात करें और विकास में अपन देखें तो रचनात्मक, रचनात्मक व विनाशात्मक, विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं। और यहां पर देखें कि वृद्धि व हास सूचक, कौन सा आता है? हास सूचक इसमें देखा जाता है। तो यहां पर देख रहे हैं कि अपन जो विकास के बारे में बात करें और विकास के संदर्भ में ये भी बिंदु आपको ध्यान में रखे जाते हैं। लेकिन यहां पर अपन देख पा रहे हैं कि जो पर्यायवाची के रूप में, पूरक के रूप में देखा जाता है। वैसे वृद्धि विकास का ही भाग है लेकिन पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट कहें कि एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। किसकी? प्रोत्साहन, इंसेंटिव की मांग करता है। प्रोत्साहन का अर्थ क्या होता है? इंसेंटिव। और बालक जो है इंसेंटिव की मांग करता है, प्रोत्साहन की मांग करता है। और कोहलबर्ग के नैतिक स्तरों में कौन सा स्तर देखा जाता है? कि यहाँ पर बालक जो है वो कुछ घरेलू कार्य करने के लिए अपने आप में क्या चाहता है? प्रोत्साहन यानी प्रशंसा पाना चाहता है। बालक अपने आप में उत्तम लड़का, अच्छी लड़की। अब आप देख सकते हो कौन सी स्टेप देखी जाती है। आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की, नैतिक विकास की, नैतिक विकास की 6 अवस्था बताई और 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में इनको बांटा गया है। और इनके कौन कौन से भाग आते हैं? देखो, इसमें 5 स्तर की बात करें तो बाद की बात है, लेकिन पहला स्तर इसमें आता है कौन सा? पारंपरिक या परंपरागत या पारस्परिक, पारस्परिक। और पारस्परिक कौन सा? पूर्व है। फिर आता है पारस्परिक, इनको कन्वेंशनल बोलते हैं, प्री कन्वेंशनल। ये आपका आता है कौन सा? कि पक्ष पारस्परिक। पक्ष को बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। इसकी आयु है 4 से 10, 10 से 13, 13 के बाद, 13 के बाद, कि 4 से 10, 10 से 13 और 13 के बाद।
अब कह रहा है कि इसमें प्रोत्साहन की मांग करता है और कोल वर्ग के नैतिक स्तरों में कौन सा इससे संबंधित देखा जाता है। अब स्तर की अपन बात करें और जहां पर अपन देखें, पहले में 2 लेवल जो आपके आते हैं वो कौन सा आता है, आज्ञा व दंड की अवस्था, और दूसरा जो आपका लेवल इसमें आता है, और दूसरे लेवल की अपन बात करें तो क्या आता है, अदला बदली, ये आपका हो गया पहला। अब दूसरा पारस्परिक में क्या कर रहा है, पारस्परिक में कहें तो प्रशंसा पाने की इच्छा बोले तो उत्तम लड़का अच्छी लड़की, और दूसरा था सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था या न्याय व्यवस्था के प्रति। अब यहां पर अपन देख रहे हैं प्रशंसा की बात करें तो प्रशंसा आपका लेवल आता है कौन सा, दूसरे में कह रहा है कि प्रशंसा पाने की इच्छा, प्रोत्साहन की मांग करता है। और मांग की जाती है, आपको पता है कि जब अपन छोटे थे और काम करने के बाद लोग कहते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा, और आज अपन को कहते हैं ना कि काम करना है, अपन कहते हैं भैया काम मेरे से नहीं हो पाएगा, वेरी गुड और अच्छा आप किसी और के लिए बोलना, बाकी मेरे लिए ऐसा लागू नहीं होता है। तो कहने का अर्थ है कि आज अपन यदि देखा जाए तो वर्तमान समय में ऐसा अपन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में आपको प्रशंसा पाने की इच्छा नहीं, क्योंकि लोग आजकल क्या सतर्क हुए। लेकिन उस अवस्था में, जिस अवस्था में बालक होता है, जिस अवस्था में अपन बालक थे, उस अवस्था में बालक इतना सोचता विचारता नहीं है। उस समय तो केवल चाहता कि कोई लोग मुझे प्रोत्साहन कर दे, लोग मेरी प्रशंसा कर दे, अच्छा लड़का और उत्तम लड़का अच्छी लड़की, उत्तम लड़का और अच्छी क्या है, लड़की, या अच्छा लड़का उत्तम क्या है, लड़की रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट देखें कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। कौन सा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, कौन सा नहीं है? अब नहीं कह रहे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रतिभाशाली बालक के रूप में देखा जाए तो इस प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि जो होती है वो होती है, इसमें बुद्धि है टर्मन के अनुसार, टर्मन कहता है इसमें 1916 में सारणी देता है तो 140 से अधिक बताता है, जबकि क्रो एंड क्रो के अनुसार जब भी क्रो एंड क्रो के अनुसार देखोगे तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान होना चाहिए, क्रो एंड क्रो जब भी आपको ध्यान में आए वो कहता है 130 से अधिक प्रतिभाशाली होता है। अब प्रतिभाशाली यदि विद्यार्थी होते हैं, इन विद्यार्थियों में देखा जाए तो इनको पुस्तकालय सुविधा, पुस्तकालय सुविधा है, और कभी कभी पढ़ाने के अवसर, कभी कभी पढ़ाने के अवसर दिए जाने चाहिए, और कभी कभी पढ़ाने के अवसर दिए जाने चाहिए। और साथ ही साथ कहा जाता है कि आप कभी कभी पढ़ाने के अवसर देते हो तो साथ में आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि अध्यापक का चयन करना, जो अध्यापक है उसका क्या करना है, चयन करना है। साथ ही साथ इसमें देखा जाए कि विस्तृत पाठ्यक्रम का अध्ययन करना, विस्तृत पाठ्यक्रम का क्या करना, अध्ययन करना। अब देखा जाता है कि इसमें आपका राइट आंसर कौन सा देखा जा रहा है। राइट आंसर की बात करें तो अभिव्यक्ति में नवीनता, अभिव्यक्ति ने उसके विचारों में, अभिव्यक्ति का होता है विचार, और विचारों में नवीनता, विचारों में क्या होती है, नवीनता। ये बिंदु तो आपका क्या है, सही है। जिज्ञासा प्रबल होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनको नई नई चीजें पढ़ने का, नई नवाचार करने का उनको क्या होता है, जुनून सवार होता है। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, सही है। सृजनात्मक विचार का अर्थ है कुछ सर्जन करना, सर्जन यानी नवीन, कुछ नया करना, ऐसा देखा जाता है। दूसरों के साथ झगड़ा करना। अब देखो, दूसरों के साथ झगड़ा करना, मारपीट करना,
ऐसे लक्षण प्रतिभाशाली के नहीं होते। प्रतिभाशाली बालक को अपनी किताबों से फुर्सत नहीं होती है, उनको दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया चलना मतलब होता है दुनिया क्या कह रही है, क्या सोच रही है, ऐसा वो ध्यान कभी नहीं लगाते। वो केवल और केवल अपने ध्यान वहीं लगाते हैं जहां उसको किताबों से फायदा हो सकता है या कुछ नवाचार कर सकते हैं। लेकिन अपन तो पहले उनमें ध्यान लगाते हैं कि पड़ोसी क्या कर रहा है, हमारी पढ़ाई 2 दिन बंद हो जाए लेकिन पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, ऐसे तांग झांक अपनी चलती रहती है। या आपके जीवन में अभी जो लक्ष्य है केवल उसी पर फोकस करें, दाएं क्या हो रहा है, बाएं क्या हो रहा है, सीधा स्ट्रेट देखें, तब आपको हो सकता है। लेकिन अपन तो क्या करते हैं, जिज्ञासा होती है कि झगड़ा क्यों हो गया पड़ोसियों में, या झगड़ा करने की भावना रखते हैं, वो व्यक्ति कभी प्रतिभाशाली नहीं होता है। नेक्स्ट देखें, इसमें एक बच्चा काफी हद तक अशाब्दिक है, वह संवेदी सूचना के साथ समन्वित करते हुए उद्देश्यपूर्ण गति करना सीख रहा है और वस्तु स्थायित्व की अवधारणा को विकसित कर रहा है। बच्चा प्याजे के अनुसार किस अवस्था में? अब यहां पर देखा जाए संवेदी सूचना के संबंधित करते हुए देखा जाता है, तो यहां पर ध्यान रखना जीन प्याजे, जीन प्याजे, जीन प्याजे विकास की, जीन प्याजे विकास की 4 अवस्था बताता है। कितनी अवस्था है? 4 अवस्था। 4 अवस्थाओं में देखे जाए तो 0 से 2, 2 से 7, 7 से 12 या 7 से 11 भी कह सकते हैं, या फिर 11 के बाद 11 के बाद संवेदी हो गई। यहां पर पूर्व संक्रियात्मक हो गया, पूर्व संक्रियात्मक। यहां पर आपका मूर्त संक्रियात्मक, कौन सा है? मूर्त संक्रियात्मक। यहां पर आपका हो गया औपचारिक, औपचारिक संक्रियात्मक हो गया। यहां पर देखा जाए तो आपकी 4 अवस्थाएं कितनी है? 4। अब 4 अवस्थाओं की बात करें, आयु आपके समझ में है, तो यहां पर कह रहा है कि संवेदी है, औपचारिक है, मूर्त है और कौन सा? पूर्व है। तो यहां पर आयु आपकी लिखी भी है कि यहां पर कह रहा है कि एक बच्चा काफी हद तक अशाब्दिक है। कौन सा है? अशाब्दिक की बात की जाए, शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा है। अब इसका मतलब है कि बालक को बोलना नहीं आ रहा है। अशाब्दिक मतलब बोलना नहीं आ रहा है। वह संवेदी सूचनाओं के साथ, संवेदी सूचनाओं के साथ में समन्वित करते हुए उद्देश्यपूर्ण गति करना सीख रहा है और वस्तु स्थायित्व की अवधारणा को विकसित कर रहा है। बच्चा प्याजे के अनुसार किस अवस्था में आता है? आपको पता है कि इसमें वस्तु स्थायित्व के भाव की देखा जाए तो 6 अवस्था पढ़ी हमने। कितनी अवस्था? 6 अवस्था। और 6 अवस्था किस में आती? कि 0 से 1, 1 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 18 और 18 से 24। ये आपके जो अवस्था देखी जाए वो कितनी होगी? 6। तो अपने आप में उत्तर क्या हो जाएगा? संवेदी पेशीय अवस्था। कौन सी है? कि संवेदी पेशीय या संवेदी प्रेरक अवस्था के रूप में देखा जाता है। इसी को अपन कहते हैं इंद्रिय जनित। कौन सा? संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय, इंद्रिय, इंद्रिय जनित अवस्था भी इसको कहा जाता है। इंद्रिय जनित अवस्था है वो भी इसके रूप में देखा जाता है। इंद्रिय जनित अवस्था के रूप में भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट कह रहा है इसमें मास्लो के अनुसार चरम अनुभव से क्या तात्पर्य? मास्लो की बात की जाती है और मास्लो क्या करता है कि वैसे अभिप्रेरणा का वर्गीकरण भी करता है और साथ में क्या करता है? सिद्धांत भी देता है। सिद्धांत की बात करें और कौन सा? प्रयोग भी करता है। अब 2 सिद्धांतों की बात की जाती है कि यहां पर सिद्धांत भी दे रहा है और सिद्धांत के साथ में क्या कर रहा है? अभिप्रेरणा का वर्गीकरण। दोनों को देख लेते हैं, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण भी देख लेते हैं। अभिप्रेरणा का, अभिप्रेरणा का और अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण है, अभिप्रेरणा का क्या है? वर्गीकरण है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण क्या करता है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला भाग आता है जन्मजात। कौन सा आता है? जन्मजात। दूसरा आपका आता है कौन सा? अर्जित। और इसने जो यहाँ पर आवश्यकता बताई है, सिद्धांत में आवश्यकता बताई है, वो कितनी बताई है? 5। कितनी बताई है? 5 बिंदु इसके देखे जाते हैं और सिद्धांत का नाम आता है पदानुक्रमित, पदानुक्रमित या मांग। क्या आता है? मांग या पदानुक्रमित के रूप में दिखाता है। अब यहां पर देखें वह बिंदु चाहे एक पल के लिए जब कोई आत्मसिद्धि की अवस्था तक पहुंचता है। यहां पर कह रहा है कि आत्मसिद्धि की बात करें। कौन सी बात करें? आत्मसिद्धि। वह बिंदु जिसमें कोई वर्धन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कोई वर्धन की, किसकी बात करें? वर्धन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह बिंदु जिसमें कोई भी पदानु के द्वारा कार्य प्रारंभ कर देता है। कार्य क्या कर रहा है? प्रारंभ की बात की जा रही है।
वह बिंदु जिस पर किसी को भी पिछली आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो भी अब सुरक्षित नहीं है पदानु के नीचे की ओर आना चाहिए। तो यहां पर देखा जाता है कि इसने आवश्यकता कितनी बताई है, 5 आवश्यकताओं को ध्यान रखना है। और 5 आवश्यकताओं ध्यान रखें तो इसका क्रमांक आता है कौन सा, सबसे पहले इसकी आवश्यकता आती है दैहिक, कौन सी आती है, दैहिक। दूसरी इसमें आती है कौन सी, सुरक्षा, कौन सी आती है, सुरक्षा। तीसरा देखा जाए तो आपकी आती है कौन सी, प्रेम, स्नेह, संबंध की बात हो रही है। चौथा आता है सम्मान, क्या आता है, सम्मान, हर व्यक्ति चाहता है सम्मान हो मेरा। और 5वीं जो आवश्यकता आती है उसको कहते हैं आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि। और विकल्प क्या पूछा आपसे, विकल्प कह रहा है कि चरम अनुभव, चरम यानी चरम सीमा, अंतिम सीमा की बात करी, चरम सीमा की बात की जाती है। और चरम सीमा में देखा जाए वो आपकी कौन सी आती है, आत्मसिद्धि, कौन सी आती है, आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि को अपन बोलते हैं बौद्धिक आवश्यकता, कौन सी बोलते हैं, बौद्धिक आवश्यकता, बौद्धिक आवश्यकता इसको कहा जाता है। और बौद्धिक आवश्यकता है और चरम सीमा की बात करें तो ए ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। पहला ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, राइट देखा जा रहा है। कि यहाँ पर कह रहा है कि मास्लो के अनुसार चरम अनुभव से तात्पर्य है वह बिंदु चाहे एक पल के लिए हो जब कोई आत्मसिद्धि की आवश्यकता तक क्या करता है, पहुंचता है। तो ए ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। 5 आवश्यकता आपने देखी, 5 आवश्यकताओं में जो ये आवश्यकता है वो कौन सी है कि आत्मसिद्धि की आपकी 5वीं आवश्यकता चरम सीमा सर्वोच्च आवश्यकता के रूप में देखी जाती है। जबकि निम्न आवश्यकता वो आपकी कौन सी है, दैहिक। शारीरिक आवश्यकता निम्न के रूप में कौन सी आती है, दैहिक आपकी देखी जाती है। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन क्या है। अपन जब भी पढ़ते हैं ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण किसके भाग देखे जाते हैं। ये जो भाग देखे जा रहे हैं आपका जो पहला भाग है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है और क्या है, 6वां। यदि देखा जाए तो अपन यहाँ पर अध्ययन करते भावात्मक के, विकासात्मक के, ज्ञानात्मक के या फिर आपके मनोक्रियात्मक के। तो यहाँ पर देखा जाता है कि वैसे अपन प्रयोग की बात करें और यहाँ पर देखा जाए तो 6 चरण की बात करें, भाव के नहीं, विकास के नहीं, मनो के नहीं है। क्योंकि इसमें क्रियात्मक के जरूर 6 चरण आते नहीं, 6 चरण ये नहीं आते, वो आते सीखना, सीखने का उद्देश्य, उद्देश्य का जब भी सीखता व्यक्ति उसका उद्देश्य अभ्यास करता है, प्रस्तुतिकरण, पुनः शुद्धिकरण, शुद्धिकरण और पुनः क्या करता है, अभ्यास। लेकिन यहाँ पर आपका विकल्प क्या दे रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि जब व्यक्ति 6 चरणों की बात करें संज्ञानात्मक के आधार पर, किसके आधार पर, संज्ञानात्मक के आधार पर 6 प्रकार बताता है, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और कौन सा, मूल्यांकन। किसके आधार पर, संज्ञानात्मक संकल्पना के आधार पर देखा जाता है। नेक्स्ट कर रहे हैं, योगात्मक आकलन का उपयोग निम्नानुसार किया जाता है। योगात्मक जो आकलन है, वैसे ध्यान देना कि आकलन जो होता है, आकलन जब भी आप देखते हो तो आकलन का अर्थ क्या आता है कि अपन लेते हैं जांच से, जांच या परख, जांच या परख। जांच या परख होती है, इसको अपन बोलते हैं टेस्ट, कि अपना टेस्ट लेना, जांच लेना, परख कि बालक कैसे सीख रहा है, बालक कैसे सीख रहा है। अब बालक की बात करें और बालक कैसे सीख रहा है इसके रूप में अपन ध्यान रखें तो इसमें आकलन के प्रकार की बात करें तो आकलन के जो प्रकार हैं, आकलन के प्रकार हैं वो कितने हैं, 3 प्रकार हैं। कितने आते हैं, 3 प्रकार। एक आता सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन और सीखने का आकलन, सीखने में आकलन, ये तो नहीं है। तो योगात्मक आकलन की बात करें, अब देखो आपको ध्यान में है कि आकलन वैसे 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। आकलन के प्रकार कितने, 2। आकलन के लिए प्रकार है वहां पर कितने की, अपन प्रकार की बात करें तो कौन कौन सा आता है, एक आता है रचनात्मक और एक आपका आता है योगात्मक। कौन सा आता है, योगात्मक। अब यहां पर ध्यान दें कि अपन जब भी आकलन की बात की जाती है वो तो आकलन के प्रकार। अब यदि अपन बालक का देखा था जांच करते हैं और जांच 2 प्रकार से करते हैं, जांच के प्रकार कितने, 2, रचनात्मक और कौन सा, योगात्मक। अब सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन जब भी करते हैं तो इसका अर्थ होता है सुधार करना। क्या करना, सुधार करना के रूप में देखा जाता है। जबकि हमें यहाँ पर योगात्मक है और योगात्मक जो होता है ये होता है अंतिम। क्या होता है, अंतिम। अंतिम रूप से जब भी देखें तो उसमें आता है ग्रेड प्रदान करना, ग्रेड प्रदान करना या निर्णय देना, निर्णय देना, ये इसमें देखे जाते हैं। तो
तो यहाँ पर सीखने के लिए आकलन ये तो नहीं है। क्यों? क्योंकि सीखने के लिए आकलन करते तो कौन सा होता? रचनात्मक। क्या होता? रचनात्मक। फिर कह रहा है सीखने के रूप में आकलन। सीखने के रूप में आकलन जब भी बात करता है तो बालक स्वयं का क्या करें? मूल्यांकन। बालक के द्वारा स्वयं का यदि करना, उसको बोलते हैं कौन सा? सीखने के रूप में आकलन देखा जाता है। सीखने का आकलन, सीखने का जो आकलन है वो आपका आता है कौन सा? योगात्मक। कौन सा आता है? योगात्मक देखा जाता है। क्योंकि अंतिम प्रक्रिया के रूप में ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि बार बार अपन पढ़ रहे हैं, और बार बार पढ़ने से मेरा मानना है कि आपको लगातार क्लियर हो रहा है कि धीरे धीरे रह मना, धीरे से सब कुछ होए, और माली सींचे सो गड़ा तो रुत आया फल होए। तो आपको धैर्यता इसमें दिखानी है। कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा साचर्य अधिगम सिद्धांत नहीं है? कौन सा साचर्य सिद्धांत इसमें नहीं है? अब साचर्य की बात की जाती है तो साचर्य को अपन बोलते हैं व्यवहारवाद। क्या बोलते हैं? व्यवहारवाद। कि साचर्य जो अधिगम आता है इसमें अपन देखें तो साचर्य रूप में देखते हैं कि व्यवहारवाद। अब व्यवहारवाद की बात करें तो व्यवहारवाद में कौन सा नहीं आता है? परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत, गेस्टोल्ड सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अब देखो इसमें 3 तो है आपके व्यवहारिक, और एक जो है वो कौन सा? व्यवहारिक नहीं है। भाई 3 तो व्यवहारिक है लेकिन एक व्यवहारिक नहीं। परंपरागत की बात करें और परंपरागत में आपका आता है पावलव आता है। गेस्टाल्ट में आता है आपके वर्दीमर, कोहलर, कोफका, कुर्तलेविन। कौन सा आता है? कुर्तलेविन। यहां पर कह रहा है उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया की बात करें तो आएगा थॉर्नडाइक। कौन आएगा? थॉर्नडाइक। अब यहां पर बात करें क्रिया प्रसूत तो आता आपका स्किनर चूहा व कबूतर। चूहा और क्या है? कबूतर। थॉर्नडाइक की बिल्ली, पावलोव का कुत्ता। पावलोव का क्या है? कुत्ता। और वर्दीमर की बात करें इनका चिंपांजी। कौन सा? चिंपांजी, जिसका नाम सुल्तान भी है, या इसको वनमानुष भी कहते हैं। वनमानुष भी इसको कहा जाता है। तो यहां पर आपका आएगा गेस्टोल्ड सिद्धांत। गेस्टोल्ड सिद्धांत जो आपका आता है ये आपका संज्ञानात्मक में आता है। किसमें आता है? संज्ञानात्मक विचारधाराओं से क्या प्रभावित है, तो संज्ञानात्मक के रूप में इसको देखा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन जो गेस्टोल्ड सिद्धांत है वो आपका इसमें देखा जाता है। राइट आंसर के रूप में इसका क्या करते हैं? चयन करते हैं। नेक्स्ट देखें, कौन सा नियम दर्शाता है कि सीखना केवल तब हो सकता है जब कोई छात्र सीखने के लिए तैयार हो? यदि आप खुद तैयार नहीं हो और यदि सिखाने वाला कितना तैयार है तो व्यक्ति नहीं सिखा सकता। तो यहां पर ध्यान देना कि थॉर्नडाइक के द्वारा 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम बताए हैं। 3 मुख्य नियम है और कौन से? 5 गौण नियम है। अब यहां पर ध्यान रखना 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम। अब 3 मुख्य और 5 गौण की बात करें तो इसमें 3 नियम आपके आ रहे हैं। कौन कौन से? तत्परता का, अभ्यास का, और कौन सा? प्रभाव का नियम। अब इस प्रभाव को अपन कहते हैं संतोष व असंतोष का नियम भी इसको कहा जाता है। अभ्यास के 2 उपनियम हैं। कौन सा? एक यूज उपयोग का, एक अनयूज अनुप्रयोग उपयोग का। अब यहां पर देखा जाए कि शब्दों की बात करें तो यहां पर जब व्यक्ति क्या करता है? शारीरिक व मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार होता है,
शारीरिक और कौन से मानसिक रूप से सीखने तैयार होता है, तो कह सकते हैं ना कि घोड़े को खोलकर तालाब तक ले जा सकते हो, कि घोड़े को खोलकर तालाब तक ले जा सकते हो, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। किसके लिए? पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। आप घोड़े को खोलकर तालाब तक ले जा सकते हो, लेकिन पानी पीने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते। और पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, तो यहां पर आपका जो नियम आता है वो कौन सा आता है? तत्परता का नियम। कौन सा आता है? तत्परता। हर व्यक्ति में तत्परता की बात होती है, शारीरिक और कौन सा मानसिक। तो यहां पर कह रहा है कि वह कौन सा नियम तो सीखने के लिए तब तक हो सकता है जब कोई छात्र से तैयार हो। तैयार का यहां पर मामला कौन सा? शारीरिक और कौन सा? मानसिक। कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से सीखने तैयार होता है, तब व्यक्ति क्या करता है? सीख पाता है। और शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं होता है तो व्यक्ति सीख नहीं पाता। यह भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें, व्यवहारवादी ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहो वो बना सकता हूं। कि आप जो चाहो ना वो मैं बना सकता हूं। कि अपन जब भी देखते हैं यहां पर बात की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति रूप में लागू होता है कि व्यवहारवादी। कौन सा है? व्यवहारवादी। यहां पर देखा जाता है कि व्यवहारवादी ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहो बना सकता हूं। कि आपकी जो इच्छा है ना वो बना सकता हूं। अब यहां पर ध्यान देना कि परिभाषा आपकी इतनी रटकर तैयार हो गई है कि तुम मुझे कोई बालक दे दो, मैं चाहे जैसे बना सकता हूं। क्योंकि व्यवहारवाद के अंतर्गत देखा होगा कि जब आप बालक देते हो तो उसके प्रति क्या होते हो? निश्चित होते हो। क्या होते हो? निश्चित होते हो। किसी को बालक देते हैं तो उसके प्रति क्या है? निश्चित है। हम उसके प्रति कैसे हैं? धनात्मक है। और जब भी यहां पर देखा जाता है कि उसका व्यवहार कैसा? विशुद्ध है। कौन सा है? विशुद्ध या फिर कौन सा है? शुद्ध की बात की जाती। तो यहां पर ये परिभाषा जो आती है वो किसकी आती है? वॉटसन की। किसकी आती है? वॉटसन की। और वॉटसन की बात की जाती है तो ये व्यवहारवाद का जनक है। व्यवहारवाद का क्या है? जनक। कौन है? वाटसन को कहा जाता है। किसको कहते हैं? वाटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है? समस्या के अचानक की बात की जाती है। और अचानक यदि कोई बात आती है, अपन कहते हैं ना कि अचानक मुझे याद आ गया। अचानक याद आने का अर्थ होता है कि अचानक समस्या समाधान करते हैं तो बोलते हैं आहा अनुभव। कहते हैं कई बार मजा आ गया, आज क्या आ गया? मजा आ गया। और मजा आ गया उसको बोलते हैं आहा अनुभव। क्या बोलते हैं? उसको आहा अनुभव के रूप में देखा जाता है। कई बार होता है व्यक्ति कहता है आहा अनुभव, मुझे मजा आ गया अचानक से। और अचानक की बात के पुनर्बलन का सिद्धांत है ये आपका आता किसका? क्लार्क हल का। और यहां पर आपके आते हैं वर्दीमर, कोहलर है, कोफका है, या फिर आपके आते हैं कुर्तलेविन। कौन आते हैं? कुर्तलेविन के रूप में देखा जाता है। अब यहां पर प्रयत्न और प्रयत्न भूल की बात करें तो आपका आता है थॉर्नडाइक। कौन आता है? थॉर्नडाइक के रूप में देखा जाता है। जबकि अनुबंधन की बात करें और अनुबंधन का सिद्धांत देने वाला जो व्यक्ति होता है और अनुबंधन का कौन है? पावलोव। कौन है? पावलोव की बात कही जाती है। तो यहां पर जो सिद्धांत है आपका कौन सा? सूझबूझ। कौन सा है? सूझबूझ। क्योंकि यहां पर चिंपांजी, कौन है? चिंपांजी। और चिंपांजी यानी सुल्तान क्या करता है कि जब पिंजरे में होता है, किस में होता है? पिंजरे में। और पिंजरे में क्या करता है? बॉक्स या फिर कह सकते हैं छड़। बॉक्स और छड़ की सहायता से केले प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? केले। अब यहां पर पिंजरे की सहायता की बात की जाए, छड़ की बात करें, बॉक्स की बात करें, तो इसने सीखने के नियम है वो कितने बताएं? 4। सीखने के जो नियम है वो कितने बताए हैं? 4। कौन कौन से हैं? पहला नियम आपका इसमें देखा जाता है वो नियम आता है आपका कि संरचनात्मक। बॉक्स की क्या है? संरचना। तो संरचनात्मक क्या आता है? संरचनात्मक नियम। बॉक्स की क्या होती है? संरचना। तो आता है संरचनात्मक। बॉक्स बिखरे हुए हैं और पास ला रहा है समीपता। बॉक्स एक समान के हैं तो समानता। और एक पर एक रखे तो सरलता। सरलता से क्या प्राप्त होता है? भोजन देखा जाता है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन क्या है? राइट है। आंशिक पुनर्बलन है। आंशिक पुनर्बलन क्या है? कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है।
सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। तो आंशिक पुनर्बलन क्या है? आंशिक पुनर्बलन के रूप में देखा जाता है तो किसके रूप में इसको देखा जाता है कि जब भी अपन ध्यान दें कि आंशिक पुनर्बलन की बात करें और सतत पुनर्बलन की, किसकी? सतत पुनर्बलन की अपेक्षा करें, सतत पुनर्बलन के रूप में देखा जाए तो किसकी बात कही जाती है? अब आंशिक पुनर्बलन की जब भी रूप में देखें तो कौन सा रूप इसमें देखा जाता है? तो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावित होता है, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, पशुओं को प्रशिक्षित करने में नहीं करते हैं। तो वास्तविक यानी बात करें तो यहाँ पर आंशिक पुनर्बलन, आंशिक होता है कि कुछ पुनर्बलन की बात करें तो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावित होता है। सतत यानी लगातार, लगातार पुनर्बलन की अपेक्षा क्या होता है? ज्यादा प्रभावी देखा जाता है। और ज्यादा प्रभावी देखें कि ज्यादा प्रभावी की बात करें, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, अधिक प्रभावी है उसके रूप में देखा जाता है कि अपन प्रभावी की बात करें तो ये सबसे ज्यादा प्रभावी है वो आपके रूप में देखा जाता है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन क्या है? राइट है। निम्न में से व्यक्तित्व मापन के लिए कौन सी विधि प्रक्षेप विधि नहीं है? अब व्यक्तित्व की बात करें तो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व है और व्यक्तित्व है मापन की, व्यक्ति मापन की जो विधि है वो कितनी विधि है? दो विधि। एक है आपकी प्रक्षेपी, प्रक्षेपी और एक है आपकी अप्रक्षेपी। एक है प्रक्षेपी और एक कौन सी? अप्रक्षेपी। अप्रक्षेपी के दो प्रकार हैं, कौन कौन से? यहां पर अप्रक्षेपी में आती है और विधि की बात करें तो आपकी आती है वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ विधि। एक आपकी इसमें आती है आत्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ विधि, या फिर कहते हैं व्यक्तिनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि और कौन सी आती है? व्यक्तिनिष्ठ विधि। ये विधि आपकी देखी जाती है। अब यहां पर देखा जाए और आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि यहां पर आपकी प्रक्षेपी विधि नहीं है। कौन सी आपकी प्रक्षेपी विधि है? वो यहां पर नहीं है। अब प्रश्न आपसे पूछा प्रक्षेपी विधि नहीं है, उसके रूप में रोसाशाही धब्बा विधि, ये तो आपकी है। शब्द शास्त्रीय विधि भी इसमें देखते हैं, वाक्य पूर्ति परीक्षण भी आपकी आती है, लेकिन अवलोकन परीक्षण, कौन सा अवलोकन परीक्षण देखा जाए वो क्या है आपकी? कौन सी विधि? अवलोकन की बात करें ये आपकी आती है वस्तुनिष्ठ विधि। कौन सी विधि आती है? वस्तुनिष्ठ के रूप में देखी जाती है। जबकि यहाँ पर आपकी रोसाशाही धब्बा विधि आईबीटी है। आईबीटी के अंतर्गत 10 कार्ड है। कितने कार्ड हैं? 10 कार्ड है। और आपकी शब्द शास्त्रीय विधि ये आपकी आती है गाल्टन की। इसकी आती है गाल्टन की। वाक्य पूर्ति आती है पाइनर व टेंडलर। पाइनर और टेंडलर के रूप में देखी जाती है। किसके रूप में देखते हैं? पाइनर और टेंडलर के रूप में इसको देखा जाता है। किसकी बात करते हैं कि पाइनर और टेंडलर के रूप में इसको देखा जाता है। नेक्स्ट देखें, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। क्या आधार उसका देखा जाता है कि शारीरिक गठन और सकल सूरत है, रचनात्मक और मौलिकता है, समायोजन और बुद्धि है, चिंतन और क्या कल्पना। किसके आधार पर इसने क्या किया? वर्गीकरण किया। देखो यहां पर हमने देखा कि थॉर्नडाइक है उसका संप्रत्यय, संप्रत्यय का मतलब क्या होता है? विचार। विचार है वो आपके लिए क्या है? एक कल्पना भी है और क्या है? चिंतन भी है। और इसने कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार आपके देखे जाते हैं। और साथ साथ ध्यान देना कि थॉर्नडाइक ने वर्गीकरण जो किया वो किसके आधार पर? चिंतन के आधार पर। किसके आधार पर? चिंतन के आधार पर देखा जाता है, चिंतन और कल्पना के आधार पर, क्योंकि ये संप्रत्यय जो होता है विचार या कल्पना के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट करें इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? कौन सा कारक है जो बालक के व्यक्तित्व विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। कि यहाँ पर बालक का जो विकास है और व्यक्तित्व की बात की जाती है, कौन सा प्रभावित देखा जाता है, उसके रूप में अपन को क्या करना है? देखना है। अब यहाँ पर अपन ध्यान दें कि आनुवंशिकता कारक है, वो भी आपकी प्रश्न को प्रभावित करता है। भौतिक वातावरण भी है और सामाजिक वातावरण भी। कौन सा कारक है? तो आपको बताना है कि सबसे इजी प्रश्न है। मैं कह रहा हूं कि देखते दिल की इमोजी से उत्तर आ जाना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि अभी इस समय आप आराम से क्लास में देख पा रहे हो कि जो प्रश्न है सबसे इजी प्रश्न, आज का सबसे सरलतम प्रश्न के रूप में बात करें तो ये प्रश्न सबसे क्या सरल प्रश्न के रूप में देखा जाता है। और सरल प्रश्न के रूप में तो क्या कहेंगे? इसमें आनुवंशिकता है, भौतिक है, सामाजिक है और क्या कहेंगे? उपरोक्त सभी। कि यहाँ पर आपके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में देखें तो इसमें
बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक आनुवंशिक, भौतिक है, सामाजिक है, या अपन देखें तो इसमें जो कारक आते हैं आर्थिक कारक भी आता है, अन्य कारक भी देखे जाते हैं। हीरो के लिए हम खुदाई करते हैं और स्वर्ण को शुद्ध करते हैं। हीरो के लिए खुदाई करते हैं और स्वर्ण को शुद्ध करते हैं, किंतु प्रतिभा का हम नाश कर रहे हैं, ये कथन है। कि क्या बात कर रहे हैं कि हीरो के लिए हम खुदाई करते हैं और स्वर्ण को शुद्ध करते हैं। हीरो के लिए खुदाई करते हैं और स्वर्ण को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, और किंतु प्रतिभा का हम नाश कर रहे हैं। प्रतिभा का क्या कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। यह कथन किसका कहा जाता है? कथन की बात करें, बहुत अच्छा कथन है कि MC छागला है, KN दत्त है, रॉबर्ट और सिल्वरमैन है, B वॉन हालर गिलमर का है। किसका कथन है? और कहता है कि हीरो के लिए हम खुदाई करते हैं और स्वर्ण को शुद्ध करते हैं। हीरो की खुदाई करें, स्वर्ण को शुद्ध करें, और किंतु प्रतिभा का हम क्या करते हैं, नाश करते हैं। प्रतिभा का क्या करते हैं, नाश करते हैं। प्रतिभा जो भी होती है उसका अपन क्या करें, नाश करें। ये कथन किसका देखा जाता है? और कथन की बात की जाती है तो कथन आपका छागला, दत्त, सिल्वरमैन, रॉबर्ट, हॉलर, गिलमर की बात की जाती है। तो ये प्रश्न आपका आता है KN दत्त का। KN दत्त के द्वारा कथन कहा जाता है कि वर्तमान समय में हीरो की खुदाई कर रहे हैं, सोनों की हीरो की खुदाई करें और स्वर्ण को क्या करें, शुद्ध करें। हीरो की खुदाई है, स्वर्ण की क्या शुद्धता है, लेकिन प्रतिभा का नाश किया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन है, KN दत्त के द्वारा देखा जाता है। साथ ही साथ 3 अक्ष खुशियों का जो ऑफर है, शिक्षा महोत्सव, कौन सा शिक्षा महोत्सव आपका चल रहा भी, उत्कर्ष का 21 अगस्त तक लास्ट है। उत्कर्ष ऐप में शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर स्वतंत्रता फ्लैट 78% डिस्काउंट, प्लस में निर्मल सर जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आपको अतिरिक्त 13% के लिए NG13 कोड अप्लाई करना है। रक्षाबंधन अप टू 100% रिवार्ड पॉइंट है। आज ही शुरू करें उत्कर्ष के साथ, घर पर बैठे शानदार तैयारी, और शानदार तैयारी करने के लिए आप कोर्स को परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हो। सामान्यतः व्यक्ति द्वारा रक्षा युक्ति प्रयुक्त होती है। कि सामान्यतः व्यक्ति द्वारा रक्षा युक्ति क्या होती है, प्रयुक्त होती है। जब भी रक्षा युक्ति की बात की जाती है तो कौन सी प्रयुक्त की जाती है? तो यहाँ पर ध्यान देना कि रक्षा युक्ति प्रयुक्त होती है किसके लिए? जब व्यक्ति या तो कुसमायोजन हो गया है या व्यक्ति अपने आप को क्या करता है, एडजस्टमेंट, तब व्यक्ति क्या करता है, रक्षा युक्ति का प्रयोग किया था। और रक्षा युक्ति जो होती है वो आपकी 2 प्रकार की, 2 प्रकार में देखें तो एक तो आपकी आती इसमें जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट, एक होती अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट। कितने प्रकार के? 2, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो जानबूझकर मदद के लिए, समायोजन हेतु अचेतन रूप में, जानबूझकर समस्या को हटाने के लिए, अचेतन रूप में असहजता लाने के लिए। तो यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, रक्षात्मक युक्ति का जब भी प्रयोग करता है तो वहां पर यह देखा जाता है कि व्यक्ति अपने आप में क्या करता है, मदद के लिए। मदद की बात की जाती है तो मदद तो यहाँ पर होती नहीं, तो क्या करता है, अपने आप को एडजस्टमेंट करता है समायोजन हेतु अचेतन के रूप में। अब यहाँ पर समायोजन की बात की जाती है कि समायोजन की एक तो प्रत्यक्ष विधि आती है और एक कौन सी आती है, अप्रत्यक्ष विधि। यानी डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड के आधार पर व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को एडजस्टमेंट देखा जाता है। नेक्स्ट देखें अगला प्रश्न, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? कि संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस के साथ संबंधित हो सकती है? कि यहाँ पर संवेगात्मक बुद्धि की बात करें और बहुबुद्धि की बात करें तो कौन से बिंदु के लिए देखी जाती है? अब यहाँ पर क्या होता है कि एक तो बुद्धि की बात करें तो संवेगात्मक बुद्धि कौन सी है, संवेगात्मक बुद्धि। और संवेगात्मक बुद्धि में संवेगात्मक बुद्धि की बात करें तो हार्वर्ड गार्डनर ने तुलना की है। अब तुलना किससे की है? यहां पर हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो अंतर व्यक्ति है तो यहां पर सभी तत्व हैं, लेकिन आपको बहुबुद्धि सिद्धांत के किसके, संवेगात्मक बुद्धि के 3 मॉडल होते हैं। कितने मॉडल होते हैं? लक्षण मॉडल, योग्यता मॉडल और लक्षण मॉडल 2, और एक आपका आता है मिक्स्ड मॉडल। 3 मॉडल होते हैं। 2 मॉडल से तुलना की, जो व्यक्ति दूसरों का ध्यान रखता है, जो व्यक्ति केवल स्वयं का ध्यान रखता है। मिश्रित में क्या होता है, दूसरे और स्वयं को ध्यान रखता है। तो यहां पर अपन देखें तो पर्सनैलिटी की बात करें कि स्वयं के बारे में, दूसरों के बारे में, स्वयं के बारे में, दूसरों के बारे में विचार करें तो अंतराव्यक्तिक और अंतःव्यक्तिक।
कौन सा आता है, अंतराव्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक देखा जाता है कि बहुबुद्धि में 10 बिंदु है और इनमें से आपका अंतराव्यक्तिक अंतर्व्यक्तिक ये प्रयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान होना चाहिए किसके लिए, संवेगात्मक बुद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। किसने, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। निम्नलिखित प्रमुख मनोरंजनाओं के वर्णन में कौन सा प्रक्षेपण का वर्णन करता है। प्रक्षेपण की बात की जाती है और प्रक्षेपण का क्या करता है, वर्णन देखा जाता है। प्रक्षेपण की बात करें तो कौन सा बिंदु आपका सही है। हम जो करते हैं उसके लिए तार्किक अवस्था, सामाजिक तौर पर वांछनीय अभिप्रयोग का समावेशन है। एक अभिप्रयोग की एक रूप में तृप्ति न हो पाने की स्थिति में अन्य माध्यम की तरफ मोड़ दिया जाना है। यह अस्वीकार करना कि कोई अप्रिय वास्तविकता अस्तित्व में है। स्वयं के अवांछित गुणों को दूसरों में समायोजित करना है। तो यहाँ पर देखा था कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है, तो ये आपको क्या करना है, चयन करना है। और चयन करने के रूप में देखा था तो कौन सा बिंदु यहाँ पर आपको सही लग रहा है या गलत के रूप में यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर प्रक्षेपण की बात की जाती है तो यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है कि खुद के ऊपर कोई बात आती है ना, वो दूसरों पर थोपना। यदि आप पर बात आई तो आप क्या करते हो, छोटे भाई बड़े भाई या फिर पड़ोसी पर थोपना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, प्रक्षेपण। और प्रक्षेपण का क्या होता है कि मनोरचना होती है, उपाय होता है, अप्रत्यक्ष उपाय, और व्यक्ति समायोजन करने के लिए करता है। तो यहां पर आपसे कह रहा है कौन सा, कि स्वयं के अवांछित गुणों को, स्वयं के अवांछित गुणों को, कोई भी गुण हो सकता है उसका, दूसरों में समानुदेशित करता है, दूसरों में उसको करता है समावेश करने की कोशिश करता है, दूसरों पर थोपने का प्रयास करता है। ऐसे व्यक्ति होते हैं, उसको प्रक्षेपण कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, इसमें कक्षा में विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विभेद है कि कक्षा में विद्यार्थियों की बात की जाती है और व्यक्ति विभेद की बात करें तो कौन सा बिंदु देखा जाता है। व्यक्ति विभेद की बात की जाती है तो कौन सा बिंदु इसमें अपन देखते हैं। लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। उपयुक्त है क्योंकि सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यप्रक्रिया के स्थानांतरण गति को कम करते हैं। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाता है कि कक्षा में विद्यार्थी के व्यक्ति विभेद है, कौन सा है, व्यक्ति विभेद की बात की जाती है। और व्यक्ति विभेद के ऊपर अपन देखें तो क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जब भी अपन व्यक्ति विभेद की बात करें तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ऐसे प्रश्न आए तो लाभकारी क्या है, कि लाभकारी है, लाभकारी है। और लाभकारी के रूप में देखा जाए कि लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थी की संज्ञानात्मक, विद्यार्थी ने स्टूडेंट की संज्ञानात्मक कॉग्निटिव संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को क्या करता है, प्रवृत्त करता है। अध्यापकों को प्रवृत्त करने की बात कही जाती है और अध्यापकों को प्रवृत्त करता है, तो डी ऑप्शन आपका राइट देखा जाता है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संबंधित किया जा सकता है कि अभिप्रेरणा की बात करें, मोटिवेशन की बात करें और किस प्रकार से किया जा सकता है उसके रूप में आपको देखना है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है विद्यार्थियों, जरा फटाफट आंसर देखें। विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा न रखकर, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखकर, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखकर, अपेक्षा का एक रूप स्तर रखकर। तो अभिप्रेरणा का अर्थ होता है मोटिवेशन। और सीखने की बात की जाए, किससे बात करें, सीखने की बात की जाती है। और सीखने के रूप में जब भी अपन देखते हैं तो किस प्रकार से देखा जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थी ध्यान देना कि विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखकर, कि किस प्रकार से मतलब कि कोई भी स्टूडेंट है उनसे वास्तविक अपेक्षा, कौन सी अपेक्षा है कि आप किसी से अपेक्षा रखते हो तो कौन सी होनी चाहिए, आपको वास्तविक अपेक्षा होनी चाहिए। और वास्तविक अपेक्षा होती है तो व्यक्ति कार्य कर पाता है, क्या करता है, कार्य कर पाता है। और वास्तविक अपेक्षा नहीं हो, यदि मान लो कि आपको वास्तविकता में अपेक्षा नहीं है तो व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता। तो हमें जो भी आवश्यकता होती है या किसी से अपेक्षा की जाती है वो वास्तविक होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने के प्रतिफल का उद्देश्य नहीं है, कौन सा है जो सीखने का प्रतिफल का उद्देश्य नहीं आता है, नहीं के रूप में देखा जा रहा है। तो यहां पर ध्यान देना कि नहीं की बात करें तो कौन सा देखा जाता है, सीखने के प्रतिफल के रूप में देखें। अभिभावकों को सजग एवं जागरूक बनाने हेतु छात्रों की उपलब्धि एवं प्रगति को शिक्षक द्वारा अभिभावकों से साझा करना, विषय की प्रकृति विशेषताओं शिक्षा शास्त्र को समन्वित रूप से साझा करना, समझना, छात्रों को सीखने की रेखीय प्रक्रिया के अनुसार तैयार करना। हमेशा छात्रों को एक रेखा में नहीं सिखा सकते, एक रेखा में नहीं सिखा सकते। और एक रेखा में नहीं सिखा सकते हो कि रेखीय प्रक्रिया, सिखाने की रेखीय प्रक्रिया
एक साथ आप नहीं कर सकते और नहीं कर सकते हो तो ये आपका सीखने का प्रतिफल है और उसमें संबंधित नहीं देखा जाता है। कि सीखने की बात की जाती है उससे संबंध में नहीं देखा जाता है। कि रीजनली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं कि यहाँ पर जो रीजनली है और रीजनली की बात की जाती है वो अपने आप में प्रतिभाशाली कौन सा है, 140 से अधिक बुद्धि होती है और उसके रूप में देखा जाए तो इसमें 4 पंक्ति है या 4 स्त्री है, त्रिवर्ती है या त्रिमुखी है, कौन सी परिभाषा के रूप में वो जाने जाते हैं। अब रीजनिंग की बात जब भी की जाती है वो केवल और केवल त्रिवर्ती के रूप में, कौन से त्रिवर्ती है और त्रिवर्ती की बात की जाती है और उसके रूप में क्या करते हैं, प्रतिभाशाली के रूप में जाने जाते हैं। अब प्रतिभाशाली की बात की जाती है, प्रतिभाशाली जो होता है वो शिक्षा के क्षेत्र में न होकर अन्य क्षेत्र भी देखे जाते हैं। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान नहीं रखते हो लेकिन अन्य क्षेत्र होते हैं उसमें विशेष योगदान आपका देखा जाता है और विशेष योगदान यदि आपका होता है तो आप भी प्रतिभाशाली बालक कहलाते हो जिनकी बुद्धि 140 से क्या होती है, अधिक देखी जाती है। और त्रिवर्तीय बताने वाला जो है व्यक्ति वो कौन है, रीजनली के रूप में देखा जाता है। स्पेयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। कि तर्क करना और यहाँ पर कौन सा करना, समस्या का समाधान करने की क्षमता जो कहलाती है वो विशिष्ट कारक है, सामान्य कारक है, सामूहिक कारक है और सांस्कृतिक बुद्धि। कौन से कारक तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता, वो कौन सी क्षमता के रूप में देखा जाता है। समस्या के रूप में अपन ध्यान दें तो प्यारे बाल को ध्यान देना कि ये बताता जी और कौन सा एस, जी और कौन सा एस। अब जी की बात करें और एस की बात करें, किसकी बात करें, जी की बात करें और किसकी बात करें, एस। ये 2 तत्व होते हैं और ये क्या करता है, सबसे पहले महत्व देता है कौन सी बुद्धि को, जन्मजात। कौन सी है, जन्मजात। ये तो आपका है जी, जिसको अपन बोलते हैं जन्मजात। ये आपका कौन सा विशिष्ट है, ये आपका है अर्जित। कौन सा है, अर्जित, जिसको एस के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहां पर ध्यान देना कि सामान्य जो कारक है कि तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता वो कहलाती है। तो यहां पर कौन सा, सामान्य कारक। आरटी शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम क्या है। अब आरटी की बात की जाती और आरटी का राजस्थान में भी जो नाम है वो कौन सा नाम दिखाता है। आरटी की बात की जाती है तो 1 अप्रैल 2010 को भारत में लागू, 31 अक्टूबर की बात की जाती है और यहाँ पर कब की बात, 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर लागू होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि इसमें अपन देखें तो आरटी अधिनियम 2009, यह आपको काफी बार करा चुका हूं, लगातार इसके बारे में देख चुके हैं, जिसमें 7 अध्याय और 38 धाराएं देखी जाती है। आज का अंतिम प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया। कि 2019 में इसमें क्या क्या संशोधन किया, क्या संशोधन किया गया, कौन सी धारा है जिसमें संशोधन देखा जाता है। धारा 16, 17, 15, 14। यहाँ पर धारा 16 का अर्थ आता है कि जो बालक है और बालक के रूप में देखा जाता है, बालक को फेल नहीं कर सकते और बालक के लिए ग्रेडिंग प्रणाली वो यहाँ पर देखा गया है। 17 मतलब अध्यापक को खतरा यानी मारपीट की बात हो रही है। धारा 15 बालक को आप निष्कासन नहीं कर सकते हो। धारा 14 बालक का प्रमाण पत्र न होने पर भी उसको प्रवेश देना, प्रमाण पत्र नहीं है फिर भी उसको क्या कहते हैं, प्रवेश दिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जो धारा आती है आपकी कौन सी है, धारा 16 है। और धारा 16 के अनुसार देखा जाता है कि यहाँ पर संशोधन किया गया, किसमें, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में इसका क्या है, संशोधन है। और ये आपका जो अध्याय है, ये अध्याय है वो कौन सा अध्याय है, 4था अध्याय। मैंने कहा ना कि 4था अध्याय जिसने कंप्लीट तैयार कर लिया, इसका मतलब आरटी का कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो सभी साथियों को पुनः एक बार जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम और सभी को शुभरात्रि। और देख रहा हूं कि जो आज के कितने प्रश्न आपके सही हुए, ना रुकें ना झुकें और दरिया के पानी की तरह बेहतर है जब तक ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथ में नहीं होता है। और इसमें देख रहा हूं कि गुरबाणी है और अजीत है और वर्मा है और गुजर है, सुनीता है, प्रतिका है। तो सभी साथी जो जुड़ रहे हैं और कमेंट आपके फास्ट चल रहे हैं, तो प्यारे साथियों मिलते हैं कल नए जोश के साथ में, नए उमंग के साथ में। और तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।